हैं हम। तो हम जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड पढ़ रहे थे तो उसमें आज हमको देखना है फैट। हमने कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दो चीजें देख ली थी, आज हम देखते हैं फैट। स्क्रीन विजिबल है? प्रीति जी का ही ऑन है। तो आज हम आते हैं फैट के ऊपर। तो फैट, जैसा कि सभी को मालूम है कि फैट आज के जमाने में एक ऐसी चीज है जो फैट सभी को डरा रही है। इवन बच्चों से लेके बड़े तक सभी इससे परेशान हैं। और इसकी एक मेन वजह क्या है? जंक फूड, जो कि आज के बच्चों में फैट बहुत अधिक देखने में आती है। तो अब हम फैट के बारे में पढ़ेंगे। तो जो हम सब फैट से डरते हैं, तो ऐसा नहीं है। फैट भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स है हमारी बॉडी के लिए। और ये इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? एनर्जी के लिए। कि जब कभी भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट हम नहीं खा रहे हैं किन्हीं भी कारणवश, या हमें उसका कार्बोहाइड्रेट का इंटेक नहीं मिल रहा है, तो उस समय बॉडी को एनर्जी कहाँ से मिले? क्योंकि हमने अभी तक पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो प्राइमरी सोर्स है एनर्जी की। और अगर हमने किन्हीं भी कारणवश कार्बोहाइड्रेट नहीं लिया, कार्ब्स को हमने उस दिन की डाइट में नहीं शामिल किया, तब क्या होता है? जैसे ड्यूरिंग फास्टिंग, अगर हम फास्ट करते हैं तो 24 से करीब 36 घंटे तक ऐसे निकल जाते हैं कि जब हम कार्ब्स को नहीं लेते हैं। तो उस समय बॉडी को एनर्जी कहाँ से आती है? उस समय ये जो फैट एक सेकेंडरी सोर्स है एनर्जी का, उससे एनर्जी लेती है बॉडी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये भी जब सेल्स बिल्डअप होते हैं तो ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है उन सेल्स को, नए सेल्स को बनाने में। विटामिन्स जो हम लेते हैं उनको एब्जॉर्ब करने में ये हेल्पफुल होता है। ये बहुत सारे तरह का होता है और इसके जो अलग अलग टाइप हैं वो बॉडी पर अलग अलग इफेक्ट डालते हैं। और ये जो फैट है, अगर हम इसको बहुत साधारण भाषा में समझना चाहें तो ये दो तरह का होता है, एक गुड फैट, एक बैड फैट। गुड फैट वो है जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा है, और बैड फैट जो है वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे जरूरी हो जाता है कि जो हम गुड फैट लेते हैं वो हम सफिशिएंट मात्रा में लें, बैलेंस क्वांटिटी लें। और जो हम बैड फैट ले रहे हैं वो बहुत लिमिटेड मात्रा में लें। तो जब हम जैसे कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन की बात करते हैं तो उसमें हम ये बात करते हैं कि इतने ग्राम हमारी बॉडी के लिए बैलेंस होना चाहिए, या इतना जो क्वांटिटी है वो हमारी बॉडी के लिए बैलेंस्ड है। लेकिन यहाँ फैट में फिर हमको ये देखना बहुत जरूरी हो जाता है कि अगर हम फैट ले रहे हैं तो उसमें गुड फैट कितना है और बैड फैट कितना है। फॉर एग्जाम्पल, हम मानते कि हमको 10 ग्राम जो है फैट लेना कंपलसरी है। अब मान लीजिए उस 10 ग्राम में हम 6 ग्राम बैड फैट ले रहे हैं, 4 ग्राम गुड फैट। तो वो भले ही हम 10 ग्राम फैट ले रहे हैं, लेकिन वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। उसको वो कहीं ना कहीं से डैमेज करेगा या हार्मफुल होगा। तो यहाँ पर फैट कितना ले रहे हैं उसके बाद ये देखना बहुत आवश्यक है कि हम वो जो फैट ले रहे हैं उसमें गुड फैट कितना है और बैड फैट कितना है। तो हमेशा इसका रेशो क्या होना चाहिए? बैड फैट जो है वो बहुत ही कम मात्रा में होना चाहिए और गुड फैट अधिक मात्रा में होना चाहिए। तो इस तरह से ये फैट होता है।
अब जो फैट होता है वो बॉडी में दो तरह से डिपॉजिट होता है। एक तो होता है इंटरनल ऑर्गन के बीच में, जिसको विसरल फैट बोलते हैं। ये मोस्टली दो इंटरनल ऑर्गन के बीच में डेवलप हो जाता है। और वहीं जो इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर एक लेयर बनाता है, मतलब स्किन और मसल्स के पास में, तो वो सबक्यूटेनियस फैट कहलाता है। तो ह्यूमन बॉडी में दो तरह का फैट मिलता है, एक तो विसरल फैट जो पेट के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके बीच में डिपॉजिट होता है, और एक जो सरफेस पे डिपॉजिट होता है वो सबक्यूटेनियस फैट, और जो अंदर होता है वो विसरल फैट। तो अब ये जो फैट है इसके बॉडी में यूज क्या है? तो सबसे बड़ा तो यूज ये है कि ये एनर्जी का सोर्स है। फिर इसके बाद ये सेल स्ट्रक्चर, मतलब जब भी कोई सेल बनती है तो उसकी जो सेल मेम्ब्रेन बनती है उसको बनाने में ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जो नर्वस सेल्स होते हैं या ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं उनको बनाने में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल को प्ले करता है। फिर हार्मोन प्रोड्यूस करना, तो मतलब जो हार्मोन एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं उसमें फैट का भी उसके जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं और उन केमिकल रिएक्शन के कारण हार्मोन्स बनते हैं, तो उसमें फैट का एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले है। फिर विटामिन एब्जॉर्प्शन, मतलब अगर विटामिन ए, डी, ई, ये जो तीन विटामिन हैं ये एब्जॉर्ब बॉडी में कब होते हैं? फैट की ही प्रेजेंस में। अदरवाइज ये जो विटामिन है ये बॉडी से बाहर हो जाएंगे और ये बॉडी एब्जॉर्ब ही नहीं करेगी। फिर इंसुलेशन और प्रोटेक्शन, तो मतलब ये बहुत सारे, जैसे इंटरनल ऑर्गन के बीच में एक लिमिटेड फैट डिपॉजिट होना जिसको हम विसरल फैट बोलते हैं, या सबक्यूटेनियस फैट होता है, ये जब तक एक बैलेंस, एक लिमिटेड क्वांटिटी में रहता है तो ये हमारी बॉडी को, हमारे इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्शन देता है और उनको एक सुरक्षा देता है। सुरक्षा की दृष्टि से एक जर्क से बचाता है, किसी भी तरह के खिंचाव आने से बचाता है, ओवरलोड अगर हो जाता है तो उसको सपोर्ट देता है। तो इस तरह से ये हेल्पफुल होता है और बॉडी को इंसुलेशन और प्रोटेक्शन देता है। लेकिन वहीं अगर ये एक्सेस में हो जाए तो ये बॉडी के लिए भार हो जाता है, फिर वो सहायता देने की बजाय बॉडी पर और एक्स्ट्रा बर्डन हो जाता है। अब इसके टाइप क्या क्या हैं? जो ये फैट है इसका इसका एक तो टाइप है अनसैचुरेटेड फैट। तो जो अनसैचुरेटेड फैट होता है ये हेल्दी फैट होता है, या जिसको हमने गुड फैट की कैटेगरी में लिया है। और ये जो भी ये इसमें, इसको फिर दो भागों में बांटा है, ठीक है, मोनो अनसैचुरेटेड फैट और पॉली अनसैचुरेटेड फैट। और ये मोस्टली लिक्विड, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। तो ये जो मोनो अनसैचुरेटेड फैट है ये किस में पाया जाता है? ऑलिव ऑयल में, एवोकाडो में, नट्स में। और जो पॉली अनसैचुरेटेड फैट है ये क्या है? ओमेगा 3 और ओमेगा 6। तो ये अगर हम नॉन वेजिटेरियन डाइट में जाएं तो ये फिश में बहुत अच्छी तरह से मिलता है, और अगर हम वेजिटेरियन में जाएं तो ये फ्लैक्सीड, कॉर्न, सोया और बहुत सारे तरह के सीड्स जो आजकल हम लेते हैं, बीज अलग अलग तरह के, उनमें ये प्रेजेंट होता है। तो ये जो फर्स्ट टाइप का फैट है वो गुड फैट हो गया और उसका नाम क्या है? अनसैचुरेटेड फैट। ये अगेन टू टाइप में डिवाइड हुआ है, मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड। यहाँ पर जो ये सैचुरेटेड फैट होता है ये रूम टेम्परेचर पर इन जनरली लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। और इसमें मोनो जो अनसैचुरेटेड फैट होता है उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं? ऑलिव ऑयल, एवोकाडो, नट्स। और जो पॉली होता है उसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 आता है। इसमें फिश, फ्लैक्सीड, कॉर्न, सोया सीड, और इसमें अखरोट में भी बहुत अधिक मिलता है, अखरोट भी इसकी कैटेगरी में आता है। फिर जो सेकंड टाइप ऑफ फैट होता है वो क्या होता है? सैचुरेटेड। तो ये जो सैचुरेटेड होता है ये रूम टेम्परेचर पर ज्यादातर सॉलिड फॉर्म में मिलता है। और ये किस किस में पाया जाता है? मीट में पाया जाता है,
डेयरी प्रोडक्ट में पाया जाता है, बटर में पाया जाता है। तो इसीलिए देखिए बहुत अधिक मात्रा में बटर खाना भी मना किया जाता है। डॉक्टर्स मना करते हैं उसको कि बहुत अधिक मात्रा में आपको बटर नहीं लेना है। और तीसरे टाइप का फैट कौन सा है? ट्रांस फैट। तो ये जो ट्रांस फैट है ये किस में मिलता है? जो ज्यादातर डीप फ्राई फूड होते हैं या जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं, स्नैक्स होते हैं, उन सब में ये मिलता है और इसको भी अवॉइड करना चाहिए। तो यहाँ अगर हम ओवरऑल देखें तो हमको अवॉइड क्या क्या करना चाहिए? सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट। और हम लेना हमको कौन सा चाहिए? गुड फैट, जिसमें अनसैचुरेटेड फैट है या जिसको मोनो अनसैचुरेटेड फैट या पॉली अनसैचुरेटेड फैट के अंतर्गत हम लेते हैं। अब जो हेल्दी फैट है और अनहेल्दी फैट है, हेल्दी फैट मतलब कौन सा? अनसैचुरेटेड, है ना। अब इसको बिल्कुल अपोजिट मान के चलिए, जहां पर अनहेल्दी लगा है वहां पर सैचुरेटेड है, जहां हेल्दी है वहां अनसैचुरेटेड है। तो अगर आप ऐसा क्रॉस में करेंगे तो आपको एक याद रखने के लिए ये बहुत अच्छा तरीका हो जाता है। तो ये जो हेल्दी फैट होता है या गुड फैट होता है या अनसैचुरेटेड फैट होता है, ये हमें क्या क्या देता है? सबसे पहले तो हेल्थ देता है। इसके जो मोनो अनसैचुरेटेड फैट होते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड फैट होते हैं, ये कंप्लीट ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं और बॉडी को हेल्दी बना के रखते हैं। फिर वहीं पे जो अनहेल्दी है उसमें हमने कौन कौन से देखे थे? सैचुरेटेड और ट्रांस। तो जब लगातार कंटिन्यूशन में इनका बहुत अधिक इनको कंज्यूम किया जाता है तो धीरे धीरे ये बॉडी को डैमेज करते हैं, बीमार करते हैं। और इनको हमेशा आजकल एक बहुत कॉन्सेप्ट चलता है जीरो ऑयल कुकिंग या ऑयल बिल्कुल भी नहीं लेना, तो वो भी बैलेंस डाइट के अंतर्गत नहीं आता है। बॉडी में फैट की, लुब्रिकेशन की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि जितने भी जॉइंट्स हैं बॉडी के, वो लुब्रिकेशन के बेस पर ही उनमें ग्रीसिंग प्रोसेस चलती रहती है और उनमें फ्रिक्शन नहीं होता है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम फैट की एक बैलेंस्ड क्वांटिटी लें, लेकिन उसमें ये ध्यान रखें कि वो फैट हम कौन सा ले रहे हैं। उसमें अनसैचुरेटेड फैट अधिक होना चाहिए, सैचुरेटेड और ट्रांस फैट कम से कम होना चाहिए। इस पिक्चर में देखिए ये बताया कि ये जो सब क्यूटेनियस फैट अधिक बढ़ जाता है तो ये वैली पोर्शन बढ़ने लगता है और यहीं पर ये वैली के लिए हार्मफुल हो जाता है। अब इस तरह से ओवरऑल हम देखें तो फैट को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया: अनसैचुरेटेड फैट, सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट। ट्रांस फैट है जो उसमें जितनी भी डीप फ्राइड चीजें आती हैं वो ट्रांस फैट के अंतर्गत आती हैं और इनको हमको बहुत लिमिटेड मात्रा में लेना चाहिए। चॉकलेट, डीप फ्राई, केक, फास्ट फूड, वेजिटेबल ऑयल, तो ये जितनी ऐसी चीजें हैं ये ट्रांस फैट में आती हैं। फिर जो अनसैचुरेटेड फैट होता है इसको अगेन ये गुड फैट होता है, इसको 2 में डिवाइड करते हैं, मोनो और पॉली। तो जो मोनो अनसेचुरेटेड फैट होता है उसमें लिक्विड मटेरियल आते हैं, जैसे ऑलिव ऑयल है, कैनोला ऑयल है, पीनट्स ऑयल है, सीसम ऑयल है, एवोकाडो है और जितने भी नट्स होते हैं वो ज्यादातर नट्स इसी के अंतर्गत आते हैं। पॉली में देखें तो कॉर्न ऑयल आ जाता है, सोयाबीन आता है, सनफ्लावर आता है, सीड्स आते हैं, कोल्ड वाटर फिश, ये नॉनवेज वालों के लिए आती है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो अनसैचुरेटेड फैट के जो जिनसे हमें मिलता है वो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम अधिक मात्रा में लें। और थर्ड टाइप क्या हो रहा है? सैचुरेटेड, जो कि बैड या अनहेल्दी फैट है। तो ये जो फैट है ये किसमें मिलता है? वेजिटेबल फैट है। और ये जैसे कोकोनट, पाम ऑयल और कंडेंस्ड मिल्क वगैरह, क्रीम जिसमें चीजों में भी होती है कंज्यूम, जैसे केक है उसमें जो क्रीम लगती है। फिर एनिमल फैट से भी ये मिलता है, तो फैटी मीट है, बटर है, घी है, इस तरह के बहुत सारी चीजों में ये पाया जाता है। तो ये जो चीजें हैं इनको हमें कोशिश करना चाहिए कि हम कम से कम कंज्यूम करें।
अब ये जो टाइप ऑफ फैट है इसमें हमने देख लिया कि ये मोनो, यहाँ पर मोनो में शायद अन लिखना रह गया है, ये मोनो अनसैचुरेटेड फैट है, पॉली अनसैचुरेटेड फैट है, सैचुरेटेड फैट है और ट्रांस फैट है। तो इस तरह से ये चार में है डिवाइडेड। और ये जितने भी सैचुरेटेड फैट है और ट्रांस फैट है, ये क्या करते हैं कि जो ब्लड में दो तरह का कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, एचडीएल और एलडीएल। तो जो एलडीएल है वो बैड कोलेस्ट्रॉल की कैटेगरी में आता है, एचडीएल जो है वो गुड कोलेस्ट्रॉल की कैटेगरी में आता है। तो जितने भी टाइप के सैचुरेटेड फैट हैं और ट्रांस फैट हैं, ये किसको, एलडीएल को बढ़ाते हैं या उसको ग्रो करते हैं, और इसीलिए ये बैड फैट माने जाते हैं या अनहेल्दी फैट्स माने जाते हैं। वहीं पर जो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, ये एलडीएल को कम करने में मदद करते हैं। तो इसीलिए ये हेल्थ के लिए हेल्दी फैट माने जाते हैं या गुड फैट माने जाते हैं। अब ये जो सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट है, इसको वैसे हम पढ़ चुके हैं कि जो सैचुरेटेड फैट होते हैं ये सॉलिड होते हैं, ये रेड मीट, चीज, बटर और प्लांट वेस्ट में जैसे कोकोनट ऑयल है, इन सब में पाया जाता है। ट्रांस जो होते हैं ये जो भी चीज हम बेक्ड करते हैं जिसमें बहुत अधिक ऑयल डालते हैं, जिनको भी हम डीप फ्राई करते हैं, उन सब में ये सैचुरेटेड ट्रांस फैट पाया जाता है। अब जो मोनो अनसैचुरेटेड फैट होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, और ये ऑलिव ऑयल, एवोकाडो, नट्स, सीड्स, इनमें पाया जाता है। जो पॉली होता है इसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 जैसे फैटी एसिड्स होते हैं, और ये कॉर्न ऑयल में, सोयाबीन में, अखरोट में, अलसी के बीज में, इन सारी चीजों में ये पाया जाता है। अब ये हेल्थ को कैसे इफेक्ट करते हैं, तो जो मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड फैट है ये हेल्थ के लिए फायदेमंद होते हैं, क्योंकि ये जो ब्लड में प्रेजेंट एलडीएल है, मतलब जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, उसके लेवल को कम करते हैं। और वो जो एलडीएल का लेवल है वो ब्लड में बढ़ना हेल्थ के लिए हानिकारक या रिस्क फैक्टर माना जाता है। वहीं पर जो अनहेल्दी फैट होते हैं ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। अब एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी, जो ब्लड वेसल्स उनके ब्लॉकेज की प्रॉब्लम हो सकती है। फिर उसके बाद में हार्ट के जो वेन्स और आर्टरीज हैं वहां पर ब्लॉकेज की प्रॉब्लम हो सकती है, और ये सारे होने से हार्ट का रिस्क जो है, हार्ट डिजीज है, उनका रिस्क बढ़ जाता है। अब हार्ट डिजीज में कौन कौन सी आ जाएंगी, कार्डिक अरेस्ट, कार्डिक फेल्यूअर, या फिर कोई भी आर्टरीज ब्लॉक हो जाना। तो इस तरह की ये जो कोरोनरी डिजीज होती हैं ये इनका रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। अब इनके सोर्स क्या क्या हैं ये हम देखेंगे। तो इसमें जो हाई वॉल्यूम फैट का मिलता है वो नट में, सीड में, एवोकाडो, एग में, ऑलिव ऑयल में और मोज़रेला में। वहीं पर जो कम मात्रा में मिलते हैं वो नट बटर, बटर, डार्क चॉकलेट, कोकोनट, पेस्ट्रो और ऑलिव ऑयल, इन सब में ये थोड़ा सा फैट कम मात्रा में होता है। अब जो हेल्दी फैट है वो कहाँ कहाँ मिलता है, सीड्स में मिलता है, कितनी क्वांटिटी में मिलता है ये भी यहाँ दिया हुआ है। जैसे कि नट्स में ये 100 ग्राम अगर नट्स हम लेते हैं तो लगभग 54 ग्राम हमको उसमें फैट मिलता है। तो ये एवोकाडो, ऑलिव ऑयल, कैनोला ऑयल, एवोकाडो ऑयल, सुपारी, बादाम, अखरोट, चिया सीड, पैकॉन, अलसी, सूरजमुखी के बीज, कद्दू के बीज, इन सब में ये मिलता है। उसके अलावा जो ओमेगा 3 और ओमेगा 6 है वो किस में मिलेगा, फिश में, सैल्मन,
मैकेरल, हैरिंग, टूना, ये सब फिश के टाइप हैं। तो फिश में मिलेगा, और प्लांट में किस में मिलेगा? सोयाबीन, डार्क चॉकलेट और फैट फुल जो कर्ड होता है। ऐसा फैट फुल कर्ड मतलब फुल फैट योगर्ट होता है, मतलब ऐसे दूध से जमाया हुआ दही जिसका फैट नहीं निकाला गया है, फैट सहित जमाया गया है। तो उन सब में ओमेगा 3 भरपूर मात्रा में मिलता है। और जो सेचुरेटेड और ट्रांस है वो किस में मिलते हैं? यदि उसको हम एनिमल बेस्ड देखें तो जितने भी मीट हैं, बटर है, और कुछ क्रीम्स हैं, और कुछ फुल फैट वाले जो चीज हैं, आइसक्रीम है, इन सब में मिलता है। प्रोसेस्ड फूड यदि हम देखें तो पेस्ट्री, केक, बिस्किट, पिज्जा, पाई, बर्गर, सॉसेस, तले हुए खाद्य पदार्थ, कुछ पॉपकॉर्न, इन सब में ये प्रोसेस्ड वाला या सेचुरेटेड फैट मिलता है। और कुछ ऐसे ऑयल होते हैं जैसे कोकोनट ऑयल, पाम ऑयल, तो इसमें भी जब इनको प्रोसेस्ड किया जाता है तो इसमें ये जो सेचुरेटेड फैट है ये बढ़ जाता है। तो यहाँ देखें, यहाँ सारे वो पिक्चर दिए हैं, चीज, क्रीम, मेयोनीज, चिकन, हॉट चिप्स, पाम ऑयल, इन सब में ये रहता है। फिर कुछ की टेक अवे है, तो ये जो फैट होते हैं ये अलग अलग तरह से बॉडी के लिए फायदेमंद है, बॉडी के फिजियोलॉजी में हेल्पफुल भी है, लेकिन इनका एक लिमिटेड रूप से उपयोग करना ही बॉडी के लिए अच्छा है। अगर इसको हम अनलिमिटेड करते हैं तो हार्ट रिस्क के प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं। और यहाँ पर ये ऊपर गुड फैट दिए हुए हैं और नीचे ये बैड फैट दिए हैं। तो ओवरऑल हम देखें कि जितना भी हम डीप फ्राई खाते हैं या जंक फूड खाते हैं, सब में कौन सा फैट है? सैचुरेटेड या ट्रांस फैट। अब इसके फंक्शन क्या है फैट के? हालांकि सारी चीजें देखिए बार बार वही रिपीट होंगी, क्योंकि वो काम वो कर रहा है, आप उसको किसी भी तरीके से पकड़ें, फिर भी ये ब्रेन को डेवलपमेंट करने में ये हेल्प करता है। और 60% जो फैट यूज है वो ब्रेन में यूज होता है। फिर उसके बाद सेल के स्ट्रक्चर में ये हेल्पफुल है, एनर्जी का सोर्स है। फिर ये जो कुछ सर्टेन टाइप के फैट होते हैं जो हेल्दी हार्ट को रखने में हेल्पफुल होते हैं, वो कौन से होंगे? गुड फैट। और कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो फैट के प्रेजेंस में ही बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं, और उनके एब्जॉर्ब के लिए, क्योंकि उनका अपना बॉडी में इम्पोर्टेंस है, तो उसके लिए उस फैट का होना बहुत जरूरी है। तो उसमें कौन से विटामिन है? ADEK। तो ये जो विटामिन है ये बॉडी तभी ऑब्जर्व करती है, एब्जॉर्ब करती है, सॉरी। और जबकि फैट बॉडी में प्रेजेंट हो, जितनी भी सेल मेम्ब्रेन और हार्मोन्स का प्रोडक्शन होता है वो सारा फैट की प्रेजेंस में होता है। ये फैट बॉडी के आर्गन को आइसोलेटेड करते हैं और उनको प्रोटेक्ट करते हैं। और इसके बाद ये जो कैलोरी का जो एक सोर्स है, तो ये 1 ग्राम में लगभग 9 कैलोरी इसमें पाई जाती है। ये एक टेंटेटिव स्केल दिया है, क्योंकि अलग अलग टाइप के फैट में अलग अलग कैलोरी हो सकती है। फिर इनका ये सोर्स ऑफ एनर्जी है और विटामिन एब्जॉर्प्शन तो हमने देख लिया था। तो ओवरऑल इनका क्या काम है? ये बॉडी फ्यूल के रूप में काम करते हैं, सेल मेम्ब्रेन को बनाते हैं, डाइजेशन के समय पर ये विटामिन ADEK को एब्जॉर्ब करते हैं, सेलुलर मेटाबॉलिज्म को रेगुलर करते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स को सबको प्रोटेक्ट करते हैं, और ये एक माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन को भी बनाने में हेल्पफुल होते हैं, स्टमक को एक भरे हुए पेट का एहसास दिलाने में हेल्पफुल होते हैं। प्रोटीन स्पेरिंग इफेक्ट, ये प्रोटीन को कुछ यूज करने में और उनको स्पेयर मतलब उसको किसी चीज के साथ जोड़ने में इफेक्टफुल होते हैं। एनर्जी को स्टोर करते हैं टिश्यू में, और बहुत सारे ऑर्गन को इंसुलेट करते हैं, खासकर जितने विसरल ऑर्गन होते हैं। फैटी एसिड्स होते हैं जो मेम्ब्रेन को मेंटेन करते हैं। कोलेस्ट्रॉल को, ये चूंकि गुड और बैड फैट होते हैं जिनसे LDL का कम या ज्यादा होना डिपेंड करता है, तो ये कोलेस्ट्रॉल को भी मेंटेन करते हैं।
और ब्लड क्लॉटिंग का जो टाइम है उसको डिले करते हैं, क्योंकि ये इसकी ही प्रेजेंस में विटामिन के एब्जॉर्ब होता है, और जब भी ब्लड क्लॉटिंग होती है तो उसमें विटामिन के का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। विदाउट विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग पॉसिबल नहीं होती है। ये सारी चीजें अब हम देख चुके हैं, ये टाइप भी देख चुके हैं, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड। अब एक फैट से रिलेटेड एक ओबेसिटी की प्रॉब्लम बहुत अधिक होती है कि जब भी हम फैट का नाम लेते हैं तो इससे जुड़ी एक ही समस्या जो सबसे ज्यादा सामने आती है वो ओबेसिटी। तो ओबेसिटी का बॉडी पे क्या इफेक्ट होता है? ओबेसिटी जब भी होती है तो सबसे पहले पल्मोनरी डिजीज होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। फिर उसके बाद में फैटी लीवर होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, गॉल ब्लैडर डिजीज होनी शुरू हो जाती हैं, हो सकती हैं, ऐसा है ना। और बहुत सारी गायनिक एबनॉर्मेलिटीज हो सकती हैं, स्किन में प्रॉब्लम आ जाती है, गाउट्स होने की प्रॉब्लम हो सकती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। फिर वेन्स जो है उनमें स्ट्रेसिस आ जाता है, मतलब वेन जो है वो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है, हम साधारण भाषा में कह सकते हैं। कैंसर बहुत सारे टाइप के होने के चांसेस बढ़ते हैं, उसमें ब्रेस्ट कैंसर, यूटेरस, सर्विक्स, कोलोन, इसोफेगस, पैनक्रियास, किडनी, प्रोस्टेट, ये सारे टाइप के जो कैंसर है इनके होने के रिस्क फैक्टर बढ़ जाते हैं। फिर पैनक्रियास पैनक्रियाटिक में प्रॉब्लम आ सकती है, और पैनक्रियाटाइटिस की प्रॉब्लम वहां पर हो सकती है। हाइपरटेंशन हो सकता है, डायस्लिपिडीमिया हो सकता है, डायबिटीज हो सकती है, कोरोनरी हार्ट डिजीज हमने पहले भी बोला था कि ये हो सकती है। फिर कैटरेक्ट्स हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है। तो ये इतनी सारे जो रिस्क फैक्टर हैं ये ओबेसिटी के कारण बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब भी ओबेसिटी होती है तो बॉडी में एक्सेस फैट का डिपोजिशन हो जाता है। और जब बहुत अधिक मात्रा में, एक लेवल तक तो इंसुलेशन और प्रोटेक्शन के लिए फैट आवश्यक होता है, लेकिन जब बहुत अधिक मात्रा में बढ़ता है तो ज्यादातर वो जो अनहेल्दी फैट होता है वो ज्यादा बढ़ता है, और उसी से वेट बढ़ता है। तो जब वो ज्यादा बढ़ता है तो हार्ट डिजीजेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल होने के कारण हाई कोलेस्ट्रॉल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, एलडीएल ज्यादा होने के कारण, लेवल बढ़ने के कारण हाई बीपी हो सकता है, टाइप 2 डायबिटीज हो सकता है, स्लीप एपनिया हो सकता है, और बहुत सारी डाइजेशन से रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि ओबेसिटी पर कंट्रोल रखा जाए और ओबेसिटी को बढ़ने ना दिया जाए। अब इसके बाद जब ये मोटापा बढ़ता है, एक्सेस फैट जमा हो जाते हैं, तो ये क्या करते हैं कि ये जो इसके गुड पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं कि वो फैट एनर्जी को स्टोर करता है। फैट अधिक होने पे शरीर में ठंड कम लगती है, ऑर्गन को सपोर्ट्स देता है, तो वो ऑर्गन एक रेस्टिंग पोजीशन में हो जाते हैं, हार्मोन्स प्रॉपर बनते हैं, और जितने भी विटामिन होते हैं बॉडी में वो अच्छी तरह से एब्सॉर्ब करते हैं। ये एक ब्राउन फैट एक होता है। तो ये जो ब्राउन फैट प्रोसेस क्या है, ये थर्मोजेनेसिस करता है, मतलब बॉडी को गर्म रखता है। तो जब बहुत ठंडा सीजन होता है तो ये इफेक्ट बॉडी में जनरेट होता है, जिसको हम थर्मोजेनेसिस कहते हैं, और ये बॉडी को गर्म बनाए रखता है, और ये इम्यूनिटी को भी बूस्ट अप करता है। लेकिन वहीं जब ये ओबेसिटी अधिक हो जाती है, बॉडी में एक्सेस फैट हो जाता है, तो उसको बहुत सारी तरह से हार्मफुल भी होता है, कि जैसे एलडीएल बढ़ेगा जिससे कि बीपी की प्रॉब्लम हो जाएगी, हार्ट रिस्क बढ़ जाएंगे, हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक, किडनी की प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी, मेटाबॉलिज्म जो है वो इंसुलिन बढ़ के इंसुलिन को रेजिस्ट कर देगा, जिससे कि टाइप 2 डायबिटीज के का रिस्क फैक्टर बढ़ जाएगा। फिर अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम पे देखें तो ये अस्थमा और स्लीप एपनिया दोनों प्रॉब्लम इसमें क्रिएट हो सकती हैं। मस्कुलोस्केलेटन में देखें तो चूंकि फैट बढ़ेगा तो बॉडी पर एक्स्ट्रा वेट बढ़ेगा, और जिसके कारण जितने भी ज्वाइंट हैं उन पे स्ट्रेन पड़ेगा,
और अर्थराइटिस होने के चांसेस बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। बैक पेन काफी होता है। डाइजेशन को ये बहुत स्लो कर देगा, जिससे पूरे पेट में एक गैस्ट्रिक प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। और जितने भी इंटेस्टाइन के प्री और प्रो बैक्टीरिया हैं, उनके लिए भी ये हार्मफुल होता है और उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, जो कि डाइजेशन के लिए बहुत अधिक जरूरी होते हैं। अब जो भी वो ओबेसिटी वाला व्यक्ति जो भी डाइट ले रहा है, तो उसकी डाइट पर फैट का क्या इफेक्ट होता है कि जितने भी वो सैचुरेटेड फैट लेता है तो उससे उसका एलडीएल बढ़ता है और हार्ट रिस्क बढ़ जाती है। लेकिन अनसैचुरेटेड रहता है तो वो बॉडी के इन्फ्लेमेशन को कम करता है और माइंड को हेल्दी बनाता है। माइंड हेल्दी होने से बाकी बॉडी को भी हेल्दी होने के सिग्नल्स जाते हैं। तो यहाँ पर जो बैलेंस हेल्दी फैट है वो बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वो बॉडी के बहुत सारी फिजियोलॉजी में हेल्पफुल है। लेकिन अगर जो अनहेल्दी फैट है उसको लंबे समय तक लेते हैं तो बहुत सारी बीमारियों का रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है और बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जो ये अनहेल्दी फैट है ये बॉडी के हर एक सिस्टम को कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से अफेक्टेड करता है। अब बॉडी में कितने टाइप का बॉडी फैट होता है, तो देखिए यहाँ पर बॉडी जो है मोस्टली जो बॉडी का फ्रेम है वो तीन तरह से बनता है। एक तो मसल से, बोन से और फैट से। ये तीनों चीज होती हैं जो बॉडी के पूरे फ्रेम को बनाती हैं और उसके शेप को प्रॉपर बनाए रखती हैं। तो यहाँ पर जो इंटरनल विसरल ऑर्गन के बीच में जनरेट हुआ फैट वो विसरल फैट हो गया, और जो सरफेस पर जो जनरेट हुआ वो सबक्यूटिनियस फैट हो गया। तो यदि वेली पोर्शन बढ़ रहा है तो इसका मतलब कौन सा फैट बढ़ेगा? सबक्यूटिनियस फैट। तो जितनी भी इंटेस्टाइन है, लिवर है, इनके आसपास अंदर की तरफ जो सपोर्टिंग वाली जो होती है फैट, वो विसरल फैट होती है। और जो इनके ऊपर की तरफ जम जाती है वो सबक्यूटिनस फैट होती है। और जो सबक्यूटिनस फैट जब बहुत अधिक हो जाती है तो यही डायबिटीज, हार्ट रिस्क और हार्ट अटैक, कैंसर, इन सारी चीजों को, रिस्क फैक्टर को बढ़ा देती है। तो यहाँ पर ये देखना चाहिए कि ये जो पेट के अंदर जितने भी बहुत डीप, जैसे कि लीवर है, पेनक्रियाज है, ये चारों तरफ से जो फैट से लिपटा हुआ होगा वो क्या हो जाएगा? विसरल फैट। ठीक है। तो जहां विसरल फैट खत्म होगा वहां पर उसके ऊपर किसकी लेयर आ जाएगी? एब्डोमिनल मसल्स की। एब्डोमिनल मसल्स कौन कौन सी हो जाएंगी? एक तो कोर मसल्स जो सामने की तरफ है, ट्रांसवर्स मसल्स और ऑब्लिक मसल्स जो पूरा साइड तक जाती हैं। तो ये तीनों मसल्स हो जाएंगे। अब इन मसल्स के ऊपर जो फैट डिपॉजिट होगा वो कौन सा होगा? सबक्यूटिनियस फैट। और ओबेसिटी के लिए कौन सा फैट जिम्मेदार होता है ज्यादातर? सबक्यूटिनियस। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए किसी का पेट बहुत फ्लैट है, लेकिन जो इंटरनल ऑर्गन में एक्सेस फैट डिपॉजिट हो गया है, जैसे फैटी लीवर है ना, तो वो भी जो अतिरिक्त फैट डिपॉजिट हो जाता है वो भी हार्मफुल होता है। अब ये फैट जब वो डिपॉजिट होगा तो ये खतरनाक क्यों होगा? क्योंकि ये इंसुलिन के लिए रजिस्ट हो जाएगा, तो जिससे डायबिटीज, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, हार्ट रिस्क, डायबिटीज, हाई बीपी, फैटी लीवर और कैंसर, ऐसे वाले डिजीज इसी एटमॉस्फेयर में पनपते हैं, या ये चीजें उनके लिए अनुकूल होती हैं, फेवरेबल होती हैं। अब इसमें सबसे पहले कैसा आहार खाएं? अगर मान लीजिए फैट है तो सबसे पहले तो आपको डाइट पे ध्यान होना पड़ेगा और ऐसे फूड पर फोकस करना पड़ेगा जो पूरे हो, होल ग्रेन लेना पड़ेगा, जिसमें फाइबर अधिक हो, जिसमें प्रोटीन अधिक हो, और जो बहुत कम चीनी वाले हों या चीनी नहीं हो। साथ ही जो रिफाइंड कार्ब्स हैं, अल्कोहल है, या मान लीजिए रिफाइंड फैट है,
या सैचुरेटेड फैट है या ट्रांस फैट है, तो इन सारी चीजों को आपको कम करना चाहिए और फाइबर, प्रोटीन इनको बढ़ाना चाहिए। फिर इसके साथ कुछ एक्सरसाइज करनी चाहिए जो कि पर्टिकुलर जिस पार्ट में फैट है उसको बर्न करने में हेल्पफुल हो। फिर स्लीप, नींद बहुत पूरी होनी चाहिए, क्योंकि यदि नींद पूरी नहीं होती है तो वो भी एक कारण होता है फैट डिपॉजिट होने का बॉडी में। तो मोटे होने के दो कारण तो ये ऐसे होते हैं जिन पर लोग ध्यान ही दे देते हैं। एक तो नींद का पूरा ना होना, दूसरा आवश्यकता से कम खाना खाना। ये दोनों चीजें होती हैं जो रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं ओबेसिटी के लिए भी। किसी तरह का स्ट्रेस होगा तो स्ट्रेस भी कार्टिसोल हार्मोन्स को बढ़ाता है, और जब कार्टिसोल होता है वो क्या करता है कि इंटेस्टाइन की फैट को बढ़ा देता है। तो जब इंटेस्टाइन का फैट बढ़ेगा तो क्या होगा कि जैसे आपको इस पिक्चर में दिख रहा है, बटक्स पीछे की तरफ निकलने शुरू हो जाएंगे और ये पेट आगे की तरफ। इसी को सेंट्रल ओबेसिटी बोलते हैं, और ये एक पहचान होती है कि उनका जो कार्टिसोल लेवल है वो बढ़ा हुआ है। अब इसको हम चेक कैसे करें कि हमारा जो फैट है वो फिट है कि नहीं। तो सबसे पहले है वेस्ट सर्कमफेरेंस, मतलब कमर को जो है उसको नापें, क्योंकि कमर ही एक ऐसी होती है कि जो ये इंडिकेट देती है कि फैट जो है, इंटेस्टाइनल फैट है, वो ठीक है या अधिक है। अब कमर और हिप, मतलब वेस्ट टू हिप रेशो देखें तो जो जेंट्स है उसमें वो रेशो आना चाहिए 0.9, और वुमेन्स है तो उनमें 0.8। इससे अधिक यदि उसका रेशो है तो वो रिस्क, हायर रिस्क फैक्टर की तरफ इंडिकेट करता है। और फिर बॉडी कंपोजिशन स्कैन करना चाहिए। तो ये एक डेक्सा स्कैनर होता है जिसमें ये स्कैन होता है और ये बताता है कि बॉडी में कहाँ कितना फैट डिपॉजिट है। अब जब बॉडी में फैट डिपॉजिट होता है तो वो बॉडी के शेप को अलग अलग टाइप में कर देता है। एक तो अभी हमने सेंट्रल देखा था, फिर यहाँ पर देखिए ये एप्पल शेप हो गया है। तो ये इसमें क्या है कि जो विसरल फैट है वो बहुत अधिक डिपॉजिट है, और ये एब्डोमेन और उसके आसपास बहुत अधिक है, और इसमें जो हाई रिस्क जो होती है हेल्थ प्रॉब्लम, वो हाई रिस्क पर व्यक्ति होता है। एक होता है पियर शेप की, ऊपर से तो पतला होता है लेकिन वैली पोर्शन बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो ये भी जो थाई, बटक्स, जिसको हम लोअर बॉडी ओबेसिटी बोलते हैं, तो ये लोअर बॉडी ओबेसिटी ओबेसिटी होती है। इसमें अपर बॉडी तो व्यक्ति की ठीक रहती है लेकिन लोअर बहुत अधिक रहती है। तो इसमें जो उसके लोअर विसरल फैट्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं, और इसमें रिस्क फैक्टर थोड़ा कम होता है कंपैरेटिवली एप्पल शेप में, क्योंकि इसमें जो विसरल फैट बढ़ रहा है वो लोअर बॉडी का बढ़ रहा है, लेकिन एप्पल शेप में हार्ट और लंग्स का भी फैट बढ़ रहा है जो कि रिस्क फैक्टर को बढ़ा देता है। तो इस तरह से देखें कि ये जो सबक्यूटिनस फैट है या विसरल फैट है, इन दोनों का ही बढ़ना बॉडी के लिए हार्मफुल है। इनका बैलेंस रहना ही ठीक है। अब जो सबक्यूटिनस है ये स्किन के बिल्कुल नीचे होता है, मतलब यदि आप स्किन को ऐसे दो हाथों से पकड़ें तो जो फैट हाथ में आता है वो कौन सा होता है, सबक्यूटिनस फैट। और इसका इसमें भी एनर्जी स्टोर होता है। ये भी जो मसल्स को प्रोटेक्ट करता है, बोन्स के लिए शॉक ऑफ एब्सॉर्ब का काम करता है, और बहुत सारे विसरल ऑर्गन के लिए भी ये शॉक ऑफ एब्सॉर्ब का काम करता है, और ये शरीर में आवश्यक है। लेकिन जब इसकी मात्रा जरूरत से ज्यादा हो जाती है तो ये वही जो फैट जो शरीर के लिए आवश्यक है वो शरीर के लिए हानिकारक हो जाता है। जैसे आप इस पिक्चर में देखिए, ये टीएस सेक्शन है, इसमें ये जो येलो कलर का दिख रहा है ये सबक्यूटिनस फैट है। ये एक इसकी थिन लेयर चारों तरफ से पूरा देखिए कवर की हुई है, तो ये बॉडी के लिए हेल्दी है। लेकिन वही जब बढ़ जाता है तो ये बॉडी के लिए हार्मफुल हो जाता है। अब इसके की कैरेक्टर क्या है, जो विसरल फैट है ये
फॉर्म और स्टोर होता है स्पेस में, और जितने भी इंटरनल ऑर्गन है उसके बीच में जो भी स्पेस पाया जाता है, जैसे ये इंटरनल ऑर्गन के बीच में जो भी स्पेस, जैसे दो आंत के बीच में या आंत के लीवर के बीच में या स्टमक और इंटेस्टाइन के बीच में जो भी इंटरनल स्पेस खाली है वहां पर ये जमा हो जाता है। और सबक्यूटिनस फैट क्या होता है, ये स्किन के बिल्कुल नीचे रहता है और ये सॉफ्ट होता है, लूज होता है, जबकि जो इंटरनल वाला फैट होता है जिसको हम विसरल फैट बोलते हैं, ये फर्म होता है और ये इंटरनल स्पेस पर डिपॉजिट होता है। तो अगर हम इसका देखें सबक्यूटिनस का, तो ये डर्मिस मतलब स्किन के बिल्कुल नीचे की तरफ जमा होता है। अगर इसको हम अनुभव करना चाहें तो वहां के अगर हम 2 चुटकी में ऐसे स्किन और पेट को पकड़ें तो ये आसानी से पकड़ में आ जाता है, ये सॉफ्ट होता है। और ये इसका काम वैसे क्या क्या होता है, जो एक बैलेंस लेयर होती है कि एनर्जी को स्टोर करता है, टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, जितने भी विसरल ऑर्गन्स हैं और बोन है उनके लिए कुशनिंग का या शॉक एब्सॉर्ब का काम करता है शॉक एब्सॉर्ब का काम करता है एक शॉक की तरह, और जो स्किन है उसको मसल से जोड़ के रखता है। अब जो सबक्यूटिनस है और विसरल फैट है, दोनों में क्या क्या अंतर है कि जो सबक्यूटिनस है वो कहाँ पाया जाएगा, जस्ट स्किन के नीचे, कि उसको हम ऐसे चुटकी में पकड़ें तो पकड़ सकते हैं। लेकिन जो विसरल है वो पेट के अंदर पाया जाएगा और वो उसको हम पकड़ने में पॉसिबल नहीं हो पाएंगे। और कौन कौन से फैक्टर इसको प्रभावित करते हैं, जो भी जेनेटिक फैक्टर हैं, हार्मोनल फैक्टर हैं, स्ट्रेस है, कार्टिसोल है, लैक ऑफ स्लीप है एंड लाइफस्टाइल, ये सारी चीजों से ये अफेक्टेड होता है। अब जब एक्स्ट्रा बहुत सबक्यूटिनस फैट जमा हो जाए तो उसको मैनेज कैसे करें, एक तो अपने डाइट को चेंज करें, एक्सरसाइज करें, स्ट्रेस को मैनेज करें, फिर उसके बाद में जो जरूरी आपके जो भी डायबिटीज है या हार्ट डिजीज है उनको कंट्रोल में करें, और इस तरह से इस फैट को कम किया जा सकता है। अब ओबेसिटी के ये थोड़े से हम टाइप देख लेते हैं। एक तो होता है कि पूरी सेंट्रल बॉडी में, एक होता है वैली पोर्शन में बस, एक होता है ये लोअर बॉडी में, एक होता है कि वैली पोर्शन में भी सिर्फ सामने की तरफ, कंप्लीट लोअर बॉडी और कंप्लीट ट्रंक रीजन। तो इस तरह से ये मुख्यतः 6 टाइप की ओबेसिटी पाई जाती है। और ओबेसिटी का जो हम चेक करते हैं वो बीएमआई से करते हैं, और बीएमआई के आधार पर हम ये देखते हैं कि जो फैट है वो ठीक है कि नहीं है। तो अब ये जो बीएमआई का जो भी एक स्केल आता है तो वो कैसा आता है कि अगर बीएमआई 30 से 34 35 तक आता है तो वो मॉडरेट है, मतलब ठीक है, मध्यम है। लेकिन क्लास 2 में आ जाता है यदि वो अबव 35 से 40 या 39.9 तक आता है, मतलब गंभीर है थोड़ा सा। और अगर वो अबव 40 आता है तो वो एक्सट्रीमली गंभीर है। तो ये रिस्क फैक्टर के आधार पर ये जो बीएमआई है ये हम देख रहे हैं। अब दूसरा एक मेजरमेंट होता है बीवीआई। एक तो बीएमआई होता है जो हमने फर्स्ट इसमें देखा, दूसरा है कि बीवीआई मतलब बॉडी वॉल्यूम इंडेक्स। तो इसको हम कैसे देखते हैं, एक तो विसरल ओबेसिटी और एक सबक्यूटिनस ओबेसिटी, दो टाइप से देखते हैं। और इसका जो स्केल आता है वो बीएमआई के ही स्केल पर होता है, लेकिन बीवीआई यदि मान लीजिए 30 से 34 आ रहा है तो वो मध्यम है। इसके स्केल लगभग सेम है कि 35 से 39.9 है तो गंभीर है, और 40 से ऊपर है तो वो एक्सट्रीम है। फिर इसमें मेटाबॉलिज्म हेल्थ भी देखते हैं एक। तो जो मेटाबॉलिज्म हेल्थ है तो वो ओबेसिटी को, वो भी उस पर भी ओबेसिटी का होना ना होना डिपेंड करता है, और उसको कहते हैं MHO। तो ये इसमें देखते हैं कि कोई व्यक्ति मोटापा से त्रस्त है लेकिन उसका जो मेटाबॉलिज्म मार्कर है वो कितना है।
मेटाबॉलिज्म रेट कितना है। और वहीं दूसरा हम देखते हैं MAO, मतलब मेटाबॉलिकली अनहेल्दी ओबेसिटी। तो ये जो ओबेसिटी होती है, इसमें जो मेटाबॉलिज्म होता है वो एबनॉर्मल होता है। जैसे हाई, जिसको यूरिक एसिड है या स्वेलिंग है, तो उन लोग का ये चेंज होता है। तो ये जो एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म है यदि, तो फिर उसका सोल्यूशन करके हम उसकी ओबेसिटी को कम कर सकते हैं। एक नर्वस स्टमक ओबेसिटी, तो ये भी स्ट्रेस के कारण या बहुत अधिक मात्रा में मीठे खाने के कारण होती है। और एक इसमें जो टेस्ट होता है वो होता है BBI, मतलब बॉडी वॉल्यूम इंडेक्स। तो ये जो होता है इसमें 3D स्कैन का उपयोग होता है, और ये BBI के हिसाब से इसमें देखा जाता है कि बॉडी में कितना फैट डिपॉजिट है और कहाँ है। अब जो सेंट्रल ओबेसिटी होती है उसको हम एब्डोमिनल ओबेसिटी भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि पेट के चारों ओर एक्सेस जो फैट है वो जमा हो जाती है। उसमें दोनों तरह की फैट हो सकती है, विसरल भी और सबक्यूटियस भी। और ये जो फैट होती है ये सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर होती है हार्ट डिजीज का, डायबिटीज का या ब्रेन स्ट्रोक का। तो ये चीजें मतलब कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। और इसकी हम कैसे मेजरमेंट करते हैं, इन जनरल कमर का नाप लेकर। तो यदि कमर का सरकमटेंस हम लेते हैं, तो अगर मान लीजिए वो पुरुष है तो 90 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 80 सेंटीमीटर इतना होना चाहिए। और अगर नहीं है तो फिर इसे एक्सरसाइज के थ्रू इसे करें मेंटेन। अब ये उदर क्षेत्र या जो एब्डोमेन साइज है, इसको कैसे अपन नापेंगे? तो इन जनरल जहां पर हम बेल्ट लगाते हैं, है ना, वो बेल्ट लाइन से नापा जाता है इसको। अब इसके बढ़ने के कारण क्या होते हैं और रिस्क फैक्टर क्या होते हैं कि जो लाइफ स्टाइल बहुत पुअर है, डाइट बहुत पुअर है, इनएक्टिव है, एक्टिविटी बहुत कम है, जेनेटिकल कोई प्रॉब्लम है, हार्मोनल चेंजेस किसी तरह के हो रहे हैं, कई बार एज फैक्टर होते हैं, कई बार सेडेंटरी लाइफ स्टाइल होती है कि एक ही जगह बैठ के बहुत लंबे समय तक काम कर रहे हैं। कई बार हाई सोशल इकोनॉमी स्टेटस होता है कि एक स्टेटस मैनेज हो गया और उसको मेंटेन करने का स्टेट स्ट्रेस आता है मेंटेन करने का, वो होता है। स्मोकिंग होता है, अल्कोहल होता है, ये सारी चीजें इसके रिस्क फैक्टर और कॉज होते हैं। अब इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं? अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करके, वेट लॉस को चेंज करके। और अगर कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, डिजीज है, जैसे डायबिटीज है या हाइपरटेंशन है, तो मेडिसिन से हम इसको कर सकते हैं कंट्रोल। तो ओवरऑल देखें तो ये इस तरह का बॉडी फेट होता है। हमने वहां जेंट्स में देखा था, ये लेडीज का है कि कंप्लीट ये ट्रंक एरिया में एक होता है, दूसरा होता है पूरा एब्डोमिनल में, तीसरा लोअर बॉडी में। कई बार सिर्फ सामने का एब्डोमेन बड़ा रहता है, कंप्लीट लोअर बॉडी, और ये डायफ्राम टू पेल्विक। इस तरह का ये 6 टाइप का ओबेसिटी होती है। तो यहाँ पर हमारे जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो खत्म होते हैं। अब नेक्स्ट क्लास से हम जो करेंगे वो माइक्रो करेंगे। आई थिंक आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। जी रितु जी। मैम ये जो आपने टेस्ट बताए BMI, BBI, ये सारे ब्लड टेस्ट होते हैं? नहीं नहीं, ये कुछ मेजरमेंट से होते हैं, कुछ मशीनें रहती हैं, ब्लड टेस्ट नहीं। और मैम जैसे अनंत वो है अंबानी, तो उसको मतलब इतना ज्यादा वेट है, तो वो मैनेज हो सकता है ऐसा वेट? देखिए आजकल अभी एक नया जेनेटिक वेट लूज का प्रोसेस आया है जो अभी बिल्कुल रिसेंट में चल रहा है। तो इसमें क्या होता है कि उनका एक जेनेटिक टेस्ट कराया जाता है। वो जो जेनेटिक टेस्ट होता है वो बहुत कॉस्टली होता है, और उसमें जितने ये बताया जाता है कि कितने फिनोटाइप्स डीएनए आपके अंदर है, जो डीएनए है उनके क्या क्या फिनोटाइप्स हैं,
और वो फिनोटाइप्स के लिए क्या चीजें सुटेबल हैं क्या नहीं है। तो जो वो मैच करके कि जो जिस तरह के डीएनए में डिमांड है फूड की उस तरह का हम फूड देंगे तो वो हमारी बॉडी को हेल्दी करता है। तो जैसे अभी मैं थोड़े दिन पहले ही एक कुछ पढ़ रही थी, तो उसमें आमिर खान का दिया हुआ था कि जो आमिर खान ने दंगल में एक वेट एकदम पुट ऑन किया, फिर उसके बाद कोई दूसरी मूवी आई तो एकदम वेट को कम किया, तो उसने 5 फेनोटाइप। उसी मूवी में किया था। हाँ और वो बल्कि उन्होंने जो मोटा वाला पार्ट था वो पहले किया कि मेरे को मोटिवेशन रहेगी वापस पतला होने के लिए। हाँ, तो उसमें वो दिया था कि उन्होंने 5 फिनोटाइप्स डीएनए टेस्ट कराए थे और उसके बेस पर वो जो है डाइट तय की गई थी कि किस तरह की डाइट देनी है। तो अभी रिसेंट में ये प्रोसेस बहुत चल रही है जेनेटिकल डीएनए टेस्ट की, जो कि आपके बॉडी को पूरा डीएनए को पूरा स्कैन करके ये बता देता है कि किस टाइप का फूड आपके लिए सुटेबल है, किस टाइप का नहीं है, आपको क्या खाना चाहिए, आपको क्या नहीं खाना चाहिए, भविष्य में आपको क्या खाने से कौन सी डिजीज हो सकती है तो उस खाने को अभी बंद कर दें। तो ऐसे लगभग उसमें 400 जो है वो रिजल्ट्स आते हैं। हालांकि वो बहुत कॉस्टली होता है। तो ये अभी एक नया, तो जो सेलिब्रिटीज होते हैं वो मोस्टली इस पर ही काम करके डाइट को मेंटेन करते हैं, क्योंकि सिर्फ खाना ना खाने से कोई भी मोटा या दुबला नहीं हो सकता, बल्कि कम खाने से कई बार मोटापा और बढ़ जाता है, ये भी देखा गया। तो मैंने आजकल वो ये एक्ट्रेस की एक भूमि पेडनेकर मूवी फर्स्ट मूवी आई थी, उसमें जो सबसे पहला मोटा का ही रोल किया था, बाद में उनका जो न्यू लुक, जो स्लिम लुक रिवील किया गया था बाद में। सही तो बोल रहे हैं। कुछ ये अपना प्रमोट करने के लिए भी वो होता है अपना स्ट्रेटेजी, हाँ, क्योंकि उनका फैट लुक पहले दिखाया गया था और स्लिम लुक उनका बाद में दिखाया गया। तो ये जो होते ना, तो आजकल पहले जो डीएनए टेस्ट होते थे वो सिर्फ इसलिए होते थे कि मान लीजिए पहचान करना है कि वही व्यक्ति है कि नहीं, उसे डीएनए मैच करना, या जो बच्चे का पेरेंट से डीएनए मैच करना, ये सारे होते थे। जैसे कोई बॉडी बहुत जल गई है ना, तो उसका डीएनए मैच करना कि ये वही व्यक्ति है कि नहीं। फिर दूसरे टेस्ट, क्लिनिकल टेस्ट शुरू हुए कि डीएनए से टेस्ट करके पता करना कि किस बीमारी के कितने रिस्क फैक्टर हैं, और जो जेनेटिकल बीमारियां हैं उनका कितना चांसेस है होने का। अब ये थर्ड टेस्ट आया है कि जिससे पूरा लाइफ स्टाइल आपकी वो देते हैं कि आपके डीएनए के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ स्टाइल ऐसा होना चाहिए, आपको ये खाना चाहिए। इवन उसमें वो एक्सरसाइज भी देते हैं कि आपको कौन सी एक्सरसाइज करना चाहिए कौन सी नहीं, क्योंकि मसल्स डीएनए आपके जिस तरह से हैं उसमें कौन सी एक्सरसाइज आपको सूट करेगी, आपकी बॉडी पे जल्दी इम्पैक्ट करेगी, तो वो चीज आपको करना चाहिए। तो आजकल ये जेनेटिक लेवल पर ये हो रहा है। तो मैम इससे तो और भी बीमारियां भी ठीक हो सकती हैं। क्लिनिकल है वो तो बीमारियों ही के लिए होता है।